वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज की कंपनी लॉ की क्लास में हम वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी फर्स्ट को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम आज इसको डिवाइड कर रहे हैं पार्ट फोर्थ में। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वाइंडिंग अप ऑर्डर बाय ट्रिब्यूनल। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वाइंडिंग अप ऑर्डर बाय ट्रिब्यूनल, ये जब होता है इसको हम हिंदी में बोलते हैं अधिकरण द्वारा समापन के आदेश के क्या परिणाम होंगे। अधिकरण द्वारा कंपनी के समापन के आदेश देने के निम्नलिखित परिणाम होंगे। पहला हम लिखते हैं इंटीमेशन टू कंपनी लिक्विडेटर रजिस्ट्रार, कंपनी समापक तथा रजिस्ट्रार को सूचना। अगर ट्रिब्यूनल जब भी ऑर्डर देता है कंपनी की वाइंडिंग अप का, तो सबसे पहले जो है वो इंटीमेशन हमें देना पड़ता है या इन्फॉर्म करना होता है कंपनी लिक्विडेटर को और रजिस्ट्रार को। और ये इसके लिए टाइम पीरियड है 7 डेज जैसे ही ऑर्डर पास हुआ है। सेकेंड पॉइंट हम देखते हैं रजिस्ट्रार द्वारा कुछ कार्य करना। रजिस्ट्रार टू परफॉर्म सर्टेन ड्यूटीज, रजिस्ट्रार को कुछ कार्य करने होते हैं, जैसे समापन के आदेश को कंपनी के संबंधित जितने भी अभिलेख हैं उनमें उल्लेख करना, ऐसे आदेश के संबंध में राजपत्र में अधिसूचना करना, सूचीबद्ध कंपनी की दशा में जो भी रिलेटेड स्टॉक एक्सचेंज होगा उसको इन्फॉर्म करना अंडर सेक्शन 277 सब सेक्शन 2। नेक्स्ट आता है समापन के आदेश के बाद वादों आदि पर रोक। अगर जैसे ही समापन का आदेश आ जाता है तो कोई भी कंपनी के खिलाफ सूट फाइल नहीं कर सकता है, वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता है। संचालकों द्वारा लेखा पुस्तकें समापक को सौंपना। डायरेक्टर्स टू सबमिट बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू द लिक्विडेटर। अभी जो लिक्विडेटर जो है, लिक्विडेटर को जो भी डायरेक्टर हैं कंपनी के, वो जितनी भी उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो लिक्विडेटर को सबमिट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कस्टडी ऑफ कंपनीज प्रॉपर्टी टू कंपनी लिक्विडेटर। अब जितनी भी प्रॉपर्टी होगी कंपनी की वो किसके पास हाथों में चली जाएगी, उसकी कस्टडी किसकी, अभिरक्षा किसके हाथों में चली जाएगी, कंपनी लिक्विडेटर के हाथों में। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं डीम्ड नोटिस ऑफ डिस्चार्ज ऑफ ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज़। अब इसके अंदर क्या होता है, एक डीम्ड नोटिस जो है अधिकारियों व कर्मचारियों आदि को सेवा मुक्ति का नोटिस मनाना पड़ता है उनको, और ये उनको जारी करना पड़ेगा। नेक्स्ट है संचालक मंडल की शक्तियों का अंत। अब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनकी क्या होती है, बोर्ड्स की जो पावर होती है वो खत्म हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है मंथली रिपोर्ट बाय लिक्विडेटर। अब जब तक है ना कंपनी का लिक्विडेशन चलेगा तब तक समापक द्वारा मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना। अब जो लिक्विडेटर है वो जब तक कंपनी की वाइंडिंग अप नहीं हो जाती तब तक जो है वो ट्रिब्यूनल को एक मंथली रिपोर्ट सबमिट करेगा। आदेश सभी लेनदारों व अंशदाताओं के पक्ष में। ऑर्डर टू ऑपरेट इन फेवर ऑफ ऑल द क्रेडिटर्स एंड कॉन्ट्रीब्यूटरीज। अब ये जो आदेश निकला है वो सभी जितने भी कंपनी के जो क्रेडिटर्स हैं या कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके फेवर में होना चाहिए। उनको द ऑर्डर शैल हैव एन इफेक्ट एज इट हैज़ बीन मेड आउट ऑफ जॉइंट पिटिशन ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटर्स एंड क्रेडिटर्स, उनके फेवर में होना चाहिए इन शॉर्ट अगर हम बात करें। नेक्स्ट इफेक्ट ऑन क्रेडिटर्स वेयर द कंपनी इज इंसॉल्वेंट नहीं है, इज सॉल्वेंट है, यहाँ पर करेक्शन है, ये इनसॉल्वेंट नहीं है, ये इज सॉल्वेंट है, ठीक है। इफेक्ट ऑन क्रेडिटर्स व्हेन द कंपनी इज सॉल्वेंट और सेकंड व्हेन द कंपनी इज इंसॉल्वेंट। सही है, ये पहला वाला पॉइंट हम लिख रहे हैं सॉल्वेंट वाला। जब जो कंपनी है वो कंपनी के संपन्न होने पर लेनदारों पर प्रभाव और कंपनी के दिवालिया होने पर उनके ऊपर क्या प्रभाव रहेगा। यदि जो कंपनी है वो संपन्न है तो किसी घटना के घटित होने पर देय सभी संयोगिक ऋण तथा कंपनी के विरुद्ध सभी दावे कंपनी के विरुद्ध प्रमाण के आधार पर स्वीकार किए जाएंगे। इस हेतु सभी ऋणों व दावों का यथासंभव न्यायपूर्ण रीति से अनुमान लगाया जाएगा, ठीक है। तो अब इसके अंदर है व्हेन द कंपनी इज सॉल्वेंट और उसको हम वाउंड अप कर रहे हैं। तो ऑल डेब्ट्स पेबल टू द ऑन द कंटिजेंसी एंड ऑल क्लेम्स अगेंस्ट द कंपनी शैल बी एडमिसिबल टू प्रूफ अगेंस्ट द कंपनी। और अगर कंपनी इंसॉल्वेंट है तो इसके अंदर इनको क्या डेब्ट पेबल होगी, ये सिद्ध करने योग्य ऋणों के संबंध में द वैल्यूएशन ऑफ एन्युटीज एंड फ्यूचर एंड कंटिजेंट लायबिलिटी करना होगा एंड द रिस्पेक्टिव राइट्स ऑफ सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स देखना पड़ता है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑन फ्लोटिंग चार्ज, जिसको हम बोलते हैं जो प्रभार, ठीक है।
तो जो प्रभार है, चल प्रभार का क्या प्रभाव पड़ता है, चल प्रभार का क्या प्रभाव पड़ता है? तो द फ्लोटिंग चार्ज ऑन द अंडरटेकिंग और प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी इज क्रिएटेड विद इन द 12 मंथ इमीडिएटली प्रिसीडिंग द कमेंसमेंट ऑफ द वाइंडिंग अप। तो जितने भी हैं फ्लोटिंग चार्ज है प्रॉपर्टी के ऊपर जो क्रिएट करे जाएंगे 12 महीने जो वाइंडिंग अप से जस्ट पहले के हैं उनके ऊपर रहेगा। एंड सच चार्जेस शैल बी इनवैलिड unless it has been proved that the company immediately after the creation of the charge was solvent and any cash in consideration of the charge was paid to the company at the time of or subsequent to its creation। अब इसके अंदर ये कहा जा रहा है कि जो चार्ज है वो इनवैलिड होगा अगर लेकिन उसमें ये देखना है हमें कि ये प्रूव कर दिया जाए कि जब इसको क्रिएट करा गया था तब कंपनी सॉल्वेंट थी और कोई भी एनी कैश इन कंसिडरेशन ऑफ चार्ज वाज पेड टू द कंपनी। तो जो भी चार्ज जिस भी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट रखा था वो कंपनी को कैश पे कर दिया गया है एट द टाइम या जब उसको क्रिएट करा जा रहा है। स्टेटमेंट एज टू वाइंडिंग अप ऑन डॉक्यूमेंट, जिसको हम कहते हैं प्रलेखों पर समापन संबंधित विवरण। समापन के दौरान कंपनी के द्वारा अथवा कंपनी के ओर से अथवा कंपनी समापक द्वारा माल के आदेश, व्यावसायिक पत्र आदि प्रलेख जितने भी हैं लिखे एवं भेजे जाते हैं। ऐसे किसी भी प्रलेख के भीतर या ऊपर यदि कंपनी के नाम लिखा हुआ है तो उस पर यह भी लिखा जाएगा कि कंपनी का समापन किया जा रहा है। अगर कोई इसके ऊपर जो भी डॉक्यूमेंट अगर अब कंपनी यूज़ कर रही है तो उस डॉक्यूमेंट के ऊपर मेंशन करना है कि कंपनी का समापन किया जा रहा है। संपदा का विक्रय, अंशों का अंतरण व सदस्यों की हैसियत में परिवर्तित व्यर्थ। तो अब इसके अंदर हम देख रहे हैं कि जो भी प्रॉपर्टी है, डिस्पोजेबल ऑफ प्रॉपर्टी, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड अल्ट्रेशन ऑफ स्टेटस ऑफ मेंबर शैल बी वॉइड। तो अब इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द ट्रिब्यूनल एनी डिस्पोजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी एंड एनी ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इन द कंपनी and alteration in the status of its member made after the commencement of winding it shall be void unless the tribunal otherwise is order। अगर ऐसा कोई भी कार्य कर रहे हैं, डिस्पोजेबल ऑफ शेयर प्रॉपर्टी कर रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स या अल्ट्रेशन ऑफ स्टेटस कर रहे हैं तो वो वॉइड होगा। अगर ट्रिब्यूनल चाहे तो जब तक ट्रिब्यूनल का ऑर्डर नहीं मिलता है तब तक हम उसको वॉइड मानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कुछ कुर्कियों आदि का व्यर्थ होना। सर्टेन अटैचमेंट एग्जीक्यूशन टू बी वॉइड। अगर ऐसा कोई भी अटैचमेंट या एग्जीक्यूशन है जैसे डिस्ट्रेस और एग्जीक्यूशन पुट इन फोर्स या विदाउट लीव ऑफ द ट्रिब्यूनल अगेंस्ट द एस्टेट या एनी सेल विदाउट लीव ऑफ द ट्रिब्यूनल, तो ये अगर ऐसा कुछ किया जा रहा है कि कंपनी की संपत्तियों के विरोध कोई भी जब्ती या लेख पत्र जो अधिकरण की अनुमति के बिना लिया गया है तो ये सभी क्या होंगे, व्यर्थ माने जाएंगे। नेक्स्ट है लेनदारों अथवा अंशदाताओं द्वारा पुस्तकों तथा प्रपत्रों का निरीक्षण। अब ये जो लेनदार है या अंशदाता है ये क्या कर सकते हैं, जितने भी प्रपत्र या पुस्तक हैं उनका निरीक्षण कर सकते हैं, जिसमें हम कहते हैं इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स एंड पेपर्स बाय क्रेडिटर्स एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस। अब है डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी। डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी एक ऐसी स्टेज होती है वह द कंपनी के जितने भी अफेयर्स होते हैं उनको पूरा हम बंद कर देते हैं और इसको हम कंपनी का विघटन बोलते हैं। जैसे ही कंपनी का ये जो है ऑन डिसोल्यूशन द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी जो है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। और इसका जो प्रोविजंस थे और इसका जो डिफरेंस बिटवीन था वाइंडिंग अप एंड द डिसोल्यूशन के बीच में डिफरेंस था वो मैं आपको ऑलरेडी मेरी जो लास्ट क्लास थी वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी हमने जब स्टार्ट किया था, जो स्टार्टिंग के लेक्चर्स थे उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है आज की क्लास में से वो है एक्सप्लेन द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वाइंडिंग अप ऑर्डर बाय ट्रिब्यूनल। जो हमने अभी पॉइंट्स पढ़े हैं, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।